come to the next point of development strategy of China. The second point is Great Proletarian Cultural Revolution. ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था 1966 से लेके 1976. कितने साल हुआ ये? हाउ मेनी ईयर्स? 10 ईयर्स. ठीक है, फ्रॉम 1966 टू 1976. माओ जो था, ठीक है, उसने क्या किया था? ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1965. इस रेवोल्यूशन में क्या किया उसने ये बोला कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, लाइक जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और जो कंट्री का एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, उनको उसने बोला कि आप लोग जाइए कंट्री साइड, मतलब विलेज एरियाज में जाइए और वहां पे जाके हेल्प कीजिए, जो कि बहुत ही गलत साबित हुआ चाइना के लिए, क्योंकि जब सारे प्रोफेशनल, सारे जो स्टूडेंट्स, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो सब लोगों ने अपना एज अ ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा कर सकते थे, वो सब कुछ छोड़ के दे हैव गॉन टू द विलेज इकोनॉमी एंड दे वर हेल्पिंग देयर. तो उसकी वजह से चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, ग्रोथ रेट जो था, उसके ऊपर फर्क पड़ा एंड ग्रेट प्लोरेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा. थर्ड वाला था रिफॉर्म्स इन 1978. 1978 में चाइना ने कुछ रिफॉर्म्स स्टार्ट किए. अब जो ये रिफॉर्म्स स्टार्ट किए उसने वो अलग अलग तरीके से किए. जैसे सबसे पहले जो रिफॉर्म्स किए वो उसने एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टर सेक्टर भी किए. मतलब सबसे पहले जो रिफॉर्म्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स. एग्रीकल्चर में क्या हुआ? जो कम्यून लैंड्स बनाई थी, आपको याद होगा ये भी हमने पढ़ा कि कम्यून लैंड्स बनाई थी. कम्यून लैंड्स का मतलब है कलेक्टिवली कल्टीवेशन ऑफ लैंड. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 1978 में कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स. मतलब फिर कम्यून लैंड्स को दोबारा से स्प्लिट कर दिया, छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया, और हर प्लॉट जो है वो किसको दे दिया? इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को दे दिया. उनकी ओनरशिप नहीं दी, सिर्फ प्लॉट दिया उनको और उनको बोला कि यू कैन डू द फार्मिंग इन इट एंड यू कैन यूज, मतलब आप इसे यूज कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन ओनरशिप हाउस होल्ड्स को नहीं मिली. एंड उनको ये बोला कि जो भी इनकम आप जनरेट करोगे इससे, मतलब जो आपको ये पीस ऑफ लैंड मिला है, वॉट एवर द इनकम यू विल जनरेट, यू आर अलाउड टू कीप ऑल द इनकम आफ्टर पेमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड टैक्सेस. मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि आप सिर्फ हमको थोड़े से टैक्सेस जो हैं, जो टैक्सेस हमने फिक्स किए हैं, उतने टैक्सेस पे करने के बाद यू कैन कीप द इनकम जनरेटेड फ्रॉम दिस लैंड. बट ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कम्यून्स स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड किए थे, उनकी ओनरशिप गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल्स को नहीं दी थी. तो दिस वाज द रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. देन वी हैव लेटर फेज में उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी रिफॉर्म किया. इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये रिफॉर्म किया कि पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो था नेशनलाइजेशन. मतलब ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. बट रिफॉर्म्स के बाद उन्होंने प्राइवेट फर्म्स को भी अलाउड कर दिया कि आप भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एंटर कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. ऑल्सो लोकल कलेक्टिव्स, कॉपरेटिव्स could produce goods. This meant competition between the newly sanctioned private sector and the old state owned enterprise. गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो देयर विल बी अ कंपटीशन. एक कंपटीशन होगा किसके बीच में? जो अभी न्यूली हमने प्राइवेट सेक्टर को सैंक्शन किया है और जो पहले से गवर्नमेंट के खुद के एंटरप्राइज है, उनके बीच में कंपटीशन होगा विच इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन दीज इंडस्ट्रीज. क्योंकि जब कोई कंपटीशन होता है तभी हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं. अदरवाइज हमें लगता है कि हमारी तो मोनोपोली है, व्हाई वी नीड टू इम्प्रूव. ठीक है, सिर्फ अगर एक ही बच्चा पढ़ रहा है एक बार में तो उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर दो बच्चे पढ़ते हैं तो हमारा कंपैरिजन होता है और फिर हम एक दूसरे के साथ में कम्पीट करते हैं. तो इन द सेम वे गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही था और गवर्नमेंट ने प्राइवेट फर्म्स को भी अलाउड कर दिया कि दे कैन सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. द रिफॉर्म प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व ड्यूअल प्राइसिंग. एक और चीज थी, उनके जो रिफॉर्म प्रोसेस थे उसमें एक और चीज आई, वो थी ड्यूअल प्राइसिंग. ड्यूअल प्राइसिंग का मतलब क्या था कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस को दो तरीके से फिक्स करना. जैसे कि फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, वो एक सामान जो था उनका, दे कैन बाय एंड दे कैन सेल द फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रेस्ट वर परचेज एंड सोल्ड एट द मार्केट प्राइस. मतलब क्या था कि गवर्नमेंट ने बोला कि दिस इज द फिक्स्ड क्वांटिटी
इतनी क्वांटिटी मैंने फिक्स कर दी है, अगर आपको सिर्फ इतनी क्वांटिटी बेचनी है और इतनी क्वांटिटी सेल करनी है और इतनी क्वांटिटी परचेज करनी है, तो आप सिर्फ जो प्राइस हमने फिक्स किए हैं उसी प्राइस पे इसको बेच सकते हो या खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा क्वांटिटी इस लिमिटेड क्वांटिटी के अबव बेचनी है, तो आप नेक्स्ट उसके बाद वाला जो है वो अपने हिसाब से अपने प्राइस पे सेल कर सकते हो। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि एलपीजी सिलेंडर्स का, हम लोगों को एक एलपीजी सिलेंडर्स के लिए लिमिट अलाउड हो रखी है कि पर मंथ 1 सिलेंडर, ठीक है। बट अगर घर में कोई फंक्शन है, कोई मैरिज है, कुछ भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें एक ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे, हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर फर्स्ट वाला जो हमें अलाउड है वो गवर्नमेंट हमें 800 रुपीज में दे रही है, तो बाकी का अगर हमें एक्स्ट्रा लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पे हायर चार्जेस। सो दिस इज कॉल्ड अ ड्यूल प्राइसिंग, एंड दिस ड्यूल प्राइसिंग हैज बीन डन इन द बाय द चाइना, ठीक है। मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और उसके बाद अगर आपको परचेज करना है और इफ यू वांट टू सोल्ड देन यू कैन डू इट एट द मार्केट प्राइस, जो भी प्राइस मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। सो नाउ वी आर हैविंग थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दैट इज SEZ, ये चाइना ने सेटअप किया, और जो मेन मोटिव होता है किसी भी SEZ का, वो यही होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है कि एक ऐसा जोग्राफिकल रीजन जहां पर इकोनॉमिक लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम अ कंट्रीज टिपिकल इकोनॉमिक लॉज। यूजुअली जो इसका मेन गोल होता है या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वी कैन से वी वांट टू इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो चाइना ने क्या किया, अपने रिफॉर्म्स में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी सेटअप किए। सो दिस इज द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना, एंड व्हाट वी हैव स्टडीड इट. Now we have to study development strategy of Pakistan, but before it we are going to recapitulate what we have done in the development strategy of China. Under the development strategy of China, we have done first point, that is Great Leap Forward GLF campaign, which was launched in the year 1958. Next one, Great Proletarian Cultural Revolution, which was introduced in the year 1965, and third one is reforms in 1978, and reforms in 1978 has been divided into many parts, like first agriculture, foreign trade and investment sectors were taken up, and then special economic zones have been introduced by the China. So this was the development strategy of China. ठीक है, done. Is there any confusion to anyone?